शोभा मिश्रा और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है और उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह आपके लिए लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में खास। कम बारिश वाले क्षेत्रों में राजमा की खेती है मुनाफे का सौदा। गन्ने की अधिक पैदावार देने वाली किस्में और बुआई का उन्नत तरीका। अपने बिहार और झारखंड में राजमा की खेती फली और दाने दोनों के लिए की जाती है और जैसा कि अभी इसकी बुआई का सही समय चल रहा है, ऐसे में जिन किसान भाइयों के पास सिंचाई जल की उपलब्धता है और वे इसकी बुआई करना चाहते हैं, तो इसके लिए किसान राजमा के कौन कौन से किस्मों का चयन करें और बुआई करते वक्त किन किन बातों पर खास ध्यान दें ताकि आने वाले समय में इससे अच्छा उत्पादन मिले। आइए इन सभी बातों की जानकारी लेते हैं कृषि विज्ञान केंद्र सुखेत जिला मधुबनी के कृषि विशेषज्ञ सौरभ चौधरी से। जो किसान भाई अभी राजमा का खेती करना चाहते हैं उनको मैं बोलना चाहता हूँ कि ये जो अक्टूबर नवंबर का महीना होता है, थोड़ा सा ठंडी आता है, वो बहुत बढ़िया होता है राजमा की सोइंग करने के लिए। राजमा, जिसे किसान फ्रेंच बीन, कडनी बीन के नाम से जानते हैं, इसकी खेती सब्जी एवं दाना के लिए की जाती है। शाकाहारी भोजन में राजमा की मांग देश दुनिया में तेजी के साथ बढ़ रही है। राजमा की खासियत यह है कि एक तरफ जहां स्वादिष्ट और स्वास्थ्यवर्धक है, तो वहीं दूसरी तरफ इसकी खेती से किसानों को अच्छा मुनाफा मिलता है। इसीलिए राजमा को नकदी फसल के रूप में उगाया जाने लगा है। ये फसल पाला एवं जलभराव के प्रति अधिक संवेदनशील होती है। तो पहले हमें राजमा की सोइंग के लिए हमें मिट्टी का चयन करना चाहिए और राजमा की सबसे अच्छा फलन होता है बालोई दोमट मिट्टी जो होता है, सैंडी लोम सॉइल, वहाँ पे बहुत बढ़िया फलन होता है। जमीन की अगर प्रिपरेशन करना है तो पहले एक बार गहरी जुताई करना चाहिए और दूसरी बार जो हम जुताई करेंगे तब कम से कम 10 से 15 टन FOM जो कि फार्म यार्ड मैन्योर या वर्मी कंपोस्ट पर हेक्टर के हिसाब से हमको ज़मीन पे देना पड़ेगा। इसके बाद 2 जुताई होने के बाद हम अपना ज़मीन को रिज एंड फरो सिस्टम से तैयार करेंगे, यानी मेर और नाली पद्धति से तैयार करेंगे। 2 मेर के बीच में कम से कम 45 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए। दीमक से फसल सुरक्षा के लिए क्लोरपाइरिफास 1.2% 20 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से अंतिम जुताई के समय मिट्टी में मिलाना चाहिए। साथ ही 10 से 12 टन गोबर की खाद भी मिलाकर पाटा लगा दें। जो नाइट्रोजन हम यूज़ करेंगे उसका 90 किलो नाइट्रोजन यूज़ करेंगे, 80 किलो फास्फोरस यूज़ करेंगे एंड 60 किलो पोटास यूज़ करेंगे। उसमें से नाइट्रोजन का जो आधा भाग है वो हम जब सोइंग करेंगे तब जो मेर बनेंगे उसका एक साइड में दे देंगे और बाकी जो आधा नाइट्रोजन है वो 2 बार 2 स्प्लिट में हम देंगे। पहला स्प्लिट जब हमारा पहला इरिगेशन होगा, जो पहले बार हम सिंचाई करेंगे तब देंगे और उस टाइम पे हम अपना जो खरपतवार नियंत्रण करना है वो भी हम करेंगे। उसके लिए जो प्रभेद है उन्नत प्रभेद का हमें चयन करना चाहिए, जिसमें से उदय आता है, उत्कर्ष आता है, जो बिहार झारखंड में बहुत पॉपुलर है। इसके अलावा अर्का अनूप, अर्का कोमल, वो भी बहुत अच्छा प्रभेद है जो कि 100 दिन के बाद कम से कम 8 से 10 टन पर हेक्टर ग्रीन पॉट का जो प्रोडक्शन है वो हमसे मिल जाता है। तो ये सब प्रभेद का आप पहले से चयन कीजिए। क्या करेंगे, सीड ट्रीटमेंट करेंगे, यानी कि बीज की शोधन करेंगे। बीज की शोधन करने के लिए हमें ट्राइकोडर्मा की यूज़ कर सकते हैं, जो कि 4 ग्राम पर किलो की दर पे हम ट्राइकोडर्मा से बीज को शोधन करेंगे और उसके 24 घंटा बाद हम उसमें राइजोबियम कल्चर से शोधन कर सकते हैं 2 ग्राम पर केजी सीड से। इससे क्या होगा कि हमारा जो
और इसके बाद जब हम उसका शोइंग करेंगे तो जब हम उसका बीज का शोइंग करेंगे तो दो बीज एक जगह पे हम रखेंगे और कम से कम 30 सेंटीमीटर की दूरी पे हम बीज का शोइंग करेंगे। इसके बाद 25 दिन के बाद हम क्या करेंगे कि उसके वेडिंग करेंगे और एक पहला इरिगेशन देंगे, यानी सिंचाई करेंगे। और पहला एवं दूसरे सिंचाई के टाइम पे इसके बाद जब 50 दिन के हो जाएंगे पौधे, तब फिर से हम खरपतवार का पहले नियंत्रण करेंगे, फिर हम सिंचाई करेंगे और जो बाकी बचा 1/3 नाइट्रोजन का डोज है वो हम देंगे। तो उससे हमारा जो फॉलोन है बहुत बढ़िया हो जाएगा। राजमा की जड़ें उथली होने के कारण नम भूमि एवं अधिक पानी की जरूरत पड़ती है। राजमा को 25 दिन के अंतराल से 3 से 4 सिंचाई करें। जैसे बुआई के 25, 50, 75 और 100 दिन बाद सिंचाई की हल्की जरूर करें। सिंचाई करते समय ध्यान दें कि खेत में पानी अधिक समय तक रुकना नहीं चाहिए। राजमा जल भराव के प्रति संवेदनशील होती है, इसीलिए खेत में समुचित जल निकासी व्यवस्था बनाए रखें। और मेरे द्वारा बताया गया सभी चीज़ें अगर किसान भाई फॉलो करे तो कम से कम 15 से 20 टन पर हेक्टर ग्रीन पॉट का यील्ड किसान अपने प्रदेश के किसान खेती के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं और उससे अच्छा लाभ भी लेते हैं। इसी लाभ के दायरे को किसान और भी बढ़ा सकते हैं। बस जरूरत है उन्नत नस्ल के पशुओं को पालने की, जिसके लिए आपको अच्छे पशु की सही पहचान करना भी जरूरी है। तो आप पशुओं को खरीदते वक्त किन किन बातों पर विशेष ध्यान देना है, ये सब जानने के लिए देखिए कार्यक्रम का ये अंश। बात करेंगे कि यदि पशुपालन आप शुरुआत कर रहे हैं तो पशुओं का चयन कैसे करें, चूँकि पशुओं का चयन ही सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। यदि अच्छी पशु आपके पास आ जाते हैं तो आप ज़रूर समृद्ध हो सकते हैं। तो सबसे पहला पहल जो होती है अच्छे पशुओं का हम लोग चयन करें, खरीदारी करें। तो खरीदारी में सबसे पहले आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि पहला कोशिश अपनी यही रहनी चाहिए कि हाट जो होती है वहाँ से ख़रीदारी करने की कम कोशिश करें। आस पड़ोस जो आपके जान पहचान वाले फार्म वाले हैं जो पहले से पशुपालन कर रहे हैं उनके यहाँ से गाय खरीदने की कोशिश करें। गाय या भैंस जो भी पशु है उनके यहाँ से खरीदने की कोशिश करें ताकि वो अच्छी गाय आपको दे सकें। पशुपालन व डेयरी व्यवसाय में दुधारू पशुओं के दूध देने की क्षमता का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसलिए गाय भैंस की खरीदारी करते समय कुछ विशेष जानकारी होने की जरूरत हो जाती है। अगर आप पशु खरीदने जा रहे हैं तो ध्यान दें, तिकोने आकार की गाय अधिक दुधारू होती है। ऐसी गाय की पहचान के लिए उनके सामने खड़े हो जाएं। इससे गाय का अगला हिस्सा पतला और पिछला हिस्सा चौड़ा दिखाई देगा। शरीर की तुलना में गाय के पैर और मुंह माथे के बाल छोटे होने चाहिए। दुधारू पशु की चमड़ी चिकनी, पतली और चमकदार होनी चाहिए। आंखें चमकीली, स्पष्ट और दोष रहित होनी चाहिए। तो आपको भी ये जानकारी होनी चाहिए कि ऐसी इस तरह की गाय रहेगी तो हम लोग मेरी गाय ज़्यादा दूध देगी, ज़्यादा अच्छी रहेगी। तो इसके लिए जो ध्यान देने की बात होती है, जो गाय का शेप होता है, सबसे पहले उसके आकार को देखने की कोशिश करें। वो तिकोना होनी चाहिए। जैसे कि आप फ्रीजियन गाय जो भी संकर नस्ली गायें देखते होंगे तो तिकोना शेप लिए हुए रहती है, और देसी गाय जो छोटी नस्ल वाली गाय होती है वो तिकोना शेप में नहीं रहती है। तो पहली बात है। दूसरी बात, उसकी स्किन मतलब चमड़ी पर नज़र डालें। चमड़ी जो होगी, जो दुधारू पशु होते हैं, दुधारू गाय होती है, उनकी चमड़ी जो होती है पतली होती है, इसके बाद चमकीली होगी तो और चिकनी भी लगेगी आपको देखने में। तो इस तरह की गायें दुधारू होती है, ज़्यादा दूध देती है। तीसरा बात है कि उसके थन पे ध्यान देने की ज़रूरत है। थन के पास देखिएगा, थन के ऊपर जो भी नस होती है, खून की नस जो होती है, वो जितनी अधिक उभार रहेगी, उसके बाद वो टेढ़ी मेढ़ी रहेगी, उतनी पशु अधिक दुधारू होती है। इसके बाद एक दूसरी नस होती है जो कि उसके पेट से होकर थन तक आती है ना, उसको मिल्क वेन बोला जाता है। यदि ये नस ज़्यादा उभार वाली होगी, जितना अधिक उभार वाली होगी उतनी अधिक दूध देने वाली गायें होती है। आयन पूर्ण, विकसित और बड़े होना चाहिए।
दूध दोहन के उपरांत थन को पूरी तरह से सिकुड़ जाना चाहिए। चारों थनों का आकार और आपसी दूरी समान होनी चाहिए। दुधारू पशु को खरीदते समय लगातार 3 बार दोहन करके देख लें। साथ ही पशु आयु पर भी विशेष ध्यान दें। पशुओं की आयु कम से कम 10 से 12 साल की होनी है। पशुओं से तीसरे और चौथे बयांत तक दुग्ध उत्पादन चरम सीमा पर रहता है, लेकिन इसके बाद धीरे धीरे घट जाता है। ऐसे में दुग्ध उत्पादन व्यवसाय के लिए 2 से 3 दांत वाले यानी कम आयु वाले पशु अधिक लाभकारी माने जाते हैं। साथ ही पशुओं की प्रजनन क्षमता पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि इस पर पशुओं का दूध उत्पादन निर्भर होता है। एक आदर्श दुधारू पशुओं के लिए हर साल एक बच्चा जरूरी है। ऐसे में आपको पशुओं की प्रजनन क्षमता की जानकारी भी लेनी चाहिए। यदि दूसरे लोग निकाल रहे हैं दूध तो आप जरूर एक बार थन को बढ़िया से अपने हाथ से छू कर देख लें, कहीं कड़ापन तो नहीं है, कहीं हार्डनेस नहीं है। तो ये सब चीज़ों को ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके बाद कभी भी गाय खरीदने जाएं तो कोशिश यही करें कि या तो गाय पहली या दूसरी बियान की हो, मतलब एक बार बच्चा दी हो या दूसरी बार बच्चा दी हो। उसके साथ साथ ये तो सभी लोग जानते हैं कि जो भी गाय होती है उनके साथ यदि बाछी हो, मतलब फीमेल काफ हो, तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। और उम्र के हिसाब से भी देखेंगे तो 2 साल से मैक्सिमम 3 साल तक की ही गाय पशुओं का खरीदारी करनी चाहिए। आजकल के समय में क्रॉस संकर नस्ल की गायों पर भी ज़्यादा नहीं ध्यान दें, फ्रीजियन या जर्सी पे आपको ज़्यादा ध्यान देनी है। देसी नस्ल की साहिवाल गाय होती है, इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। इसकी खरीदारी करें तो बहुत अच्छा रहेगा। इस गाय की विशेषता है कि इसका गहरा शरीर, ढीली चमड़ी, छोटा सिर और छोटे सींग होते हैं। इसका शरीर लंबा और मांसल होता है। साथ ही इसकी टांगे छोटी और पूंछ पतली होती है। इसके अलावा शरीर की खाल काफी चिकनी होती है। इनका रंग लाल और गहरा भूरा होता है। इसके नर का वजन 450 से 500 किलो और मादा गाय का वजन 300 से 400 किलो तक का होता है। इस गाय में 10 से 16 लीटर तक दूध देने की क्षमता होती है। यह अपने एक दुग्ध काल के दौरान औसतन 2270 लीटर दूध दे सकती है। इनके दूध में वसा की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है। साहिवाल गाय विदेशी गाय की तुलना में दूध कम देती है, लेकिन इनका पालन कम लागत में किया जा सकता है। ये सबसे ज़्यादा सूटेबल होता है। उसके बाद नस्ल तो सिंधी और गिर ये सब भी देसी हैं। दूध के आधार पर जो सस्ती गाय मिले वो खरीद लेना। अपनी साहिवाल बहुत अच्छी नस्ल की गाय है, साहिवाल का पालन कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद यदि भैंस की तरफ जाते हैं कि भैंस में कौन सी नस्ल का पालन करें, तो भैंस में मुख्य रूप से मुर्रा, सुरती और मेहसानी 3 सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, जो अपने यहाँ सरवाइव करती है, बहुत अच्छी रहती है। मुर्रा हालांकि पंजाब की नस्ल है, लेकिन इधर भी बहुत अच्छी सरवाइव करती है। वो भैंस और गाय दोनों को रखे, 2 भैंस रख रहे हैं, 2 गाय भी रखिए साथ में। इससे क्या होगा, आपकी लोकेलिटी में जो मार्केटिंग का प्रॉब्लम होता है, किन्हीं को भैंस की दूध चाहिए, किन्हीं को गाय की दूध चाहिए, दोनों चीज़ मिलेगा। और यदि आप सोसाइटी में देते हैं, मतलब कम्फर्ट को दूध देते हैं, तो उसमें क्या होती है कि दोनों मिक्स करके देंगे तो आपको फैट अच्छी मिलेगी, जिसके कारण कीमत भी आपको अच्छी मिलेगी। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। और ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में एक बार फिर से स्वागत है। बिहार सहित झारखंड के कई जिलों में गन्ने की खेती की जाती है। अभी शीतकालीन गन्ने की खेती किसान कर सकते हैं। तो गन्ने की अच्छी पैदावार लेने के लिए खेत की तैयारी से लेकर बुआई तक आप कौन कौन से प्रबंधनों को अपनाएं, इस बारे में बता रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर के गन्ना विभाग के निदेशक डॉक्टर अनिल कुमार सिंह।
साथियों देखिए, गन्ने की फसल एक नगदी फसल है, मुख्यतः चीनी बनाने के लिए, गुड़ बनाने के लिए एवं बिजली उत्पादन के लिए और पेपर इंडस्ट्री में भी इसका उपयोग में लाया जाता है, लेकिन मुख्यतः इसका चीनी और गुड़ का उपयोग है। तो इस समय जो समय चल रहा है मुख्यतः बिहार में, आप शरदकालीन गन्ने की बुआई के विषय में सोच रहे होंगे, तो खेत की तैयारी करते समय मुख्य बात एक आपको रखनी है कि जो निचली परत में जो हार्ड पैन, जो कड़ी परत बनी हुई है, उसको तोड़ाई करने की बहुत ही आवश्यकता है। नहीं तो आपकी जो है पानी धारण क्षमता कम हो जाएगी और उसकी यूज इफिशियंसी भी कम हो जाएगी। तो साथियों, हर तीसरे साल अगर आपने पिछले वर्ष जो है परत को तोड़ने के लिए कोई कार्य नहीं किया है, तो एक जो है डीप फरो से आप जो है निचली परत खेत की, अपने मृदा की निचली परत को तोड़ने का अवश्य कार्य करें। इसके बाद 2-3 हैरो कल्टीवेटर चला करके पाटा लगा दें, नमी संचयन हो जाएगा, उसमें खरपतवार भी मर जाएंगे। गन्ना की खेती के लिए अनुशंसित प्रभेदों को ही रोपनी करें। शरदकालीन बुआई के लिए अनुशंसित ईख प्रभेद के शुद्ध बीज को रोप में लेना चाहिए। किसी भी हालत में खूंटी फसल का गन्ना ईख बुआई के लिए प्रयोग नहीं करें। गन्ने के उन्नत प्रभेदों में BO 138, BO 139, BO 147, राजेंद्र गन्ना 1, COP 9301 आदि किस्म का चयन करें। अच्छी उपज के लिए उत्तम बीज का होना आवश्यक है। बीज कीट व्याधि से मुक्त होना चाहिए तथा स्वास्थ्य खेत से लिया गया हो। रोपनी में 3 आंखों वाली लगभग 42 से 45 हजार गुल्लियों की प्रति हेक्टेयर आवश्यकता होती है, जिसका वजन लगभग 40 से 50 क्विंटल होता है। तो आपने बीज का चयन हमेशा उन्नतशील प्रजाति का ही चयन करें। बीज का चयन करने के बाद आप बात ये आती है कि आप जो है बुआई की विधियां। साथियों, यहाँ दीमक का प्रकोप बहुत ज्यादा है आपके इस एरिया में, खेत में आप भी इसको महसूस किए होंगे, आपको भी अनुभव होगा। तो इसके लिए मैं जो है वैज्ञानिक तौर पे पाया गया है कि क्लोरोपाइरिफास एक दवा आती है, उसको 5 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से घोल बना करके पानी में 700 से 600 से 700 लीटर पानी में, और गन्ना बुआई के ऊपर उसकी ड्रेंचिंग कर दीजिए, ऊपर से प्रवाह कर दीजिए, तो दीमक लगने की संभावना कम हो जाती है। ये शरदकालीन गन्ने के लिए संस्तुति की गई है। गन्ने की फसल को शुरुआती अवस्था में कीट और रोगों के प्रकोप से बचाने के लिए बुआई से पहले फफूंदनाशक और फिर कीटनाशक दवा से उपचारित करें। इसके लिए धीरम 3 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर बीजों को 10 से 20 मिनट तक डुबाकर रखें। इसके बाद खेत में बीज की बुआई करें। तो गन्ना बुआई की तरह तरह की विधियां हमारे संस्थान से प्रचलित हैं, और उसमें मुख्यतः यह है कि गहरी नाली की विधि, समतल बुआई विधि, और एक भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ से विधि जो निकली है, ट्रेंच विधि और गोल गड्ढा विधि, तो उसको भी बिहार में हम लोग जो है यहाँ पे एक अनुसंधान संस्थान में प्रयोग किए हैं। तो इससे भी बुआई करने के बाद उसकी पैदावार काफी अच्छी पाई गई है। तो मुख्य विधि है गड्ढा विधि और गहरी नाली विधि। गहरी नाली विधि से भी गन्ने की पैदावार उतनी ही मिलती है जितना गोल गड्ढा विधि में मिलती है। तो मुख्य बुआई का यह है कि 90 सेंटीमीटर की पत्ती से पत्ती की दूरी में गहरी नाली खोद करके उसमें 3 या 2 आंख के टुकड़े लगाते हैं, तो उनका अंकुरण भी अच्छा होगा, जमाव अच्छा होगा, इससे कि उनकी पैदावार भी अच्छी होगी, किले अच्छे निकलते हैं। सिराउर विधि। इस विधि में खेत में 20 सेंटीमीटर की दूरी रखते हुए सिराउर खोदते हैं, फिर गन्ने के बीज को सिरा से सिरा मिलाकर नालियों में बिछाकर मिट्टी से ढक देते हैं। गड्ढा विधि। इस विधि में 30 सेंटीमीटर गहरे और 75 सेंटीमीटर व्यास वाले गड्ढे खोदते हैं। इसमें गड्ढे से गड्ढे के केंद्र की दूरी लगभग 100 सेंटीमीटर रखते हैं। इस विधि से प्रति हेक्टेयर गड्ढों की संख्या 9000 तक होती है। ये विधि ऊंचे नीचे क्षेत्र, सूखे क्षेत्र, हल्की लवणीय मृदा वाले खेतों के लिए अच्छी मानी जाती है। किसान भाइयों, तुरंत यहाँ पे एक बात आपको और ध्यान देने योग्य है कि बुआई के साथ साथ आप जो है पोषक तत्व प्रबंधन, क्योंकि बुआई के साथ भी आप खेत में जो है फर्टिलाइजर या अपने डालते हैं, तो उसमें मुख्य बात ध्यान देने योग्य यह है कि पहले बुआई के पहले आप अपने सॉइल हेल्थ कार्ड, मृदा का परीक्षण अवश्य करवा लें। जनरल तौर पे जो गन्ने में पोषक तत्व प्रबंधन की, उसमें 150 किलोग्राम नत्रजन, 85 किलोग्राम फास्फोरस और 60 किलोग्राम पोटेशियम है। इसमें हम आपको एक ध्यान दिलाना चाहेंगे कि फास्फोरस और पोटेशियम की पूरी मात्रा, नत्रजन की 1/3 मात्रा,
बुआई के समय ही जब आप कोड़ में सेट डालते हैं उसी समय आप कोड़ में डालने की संस्तुति है। शेष भाग नत्रजन का 2 भाग में आपको डालने की खेत में संस्तुति की गई है। एक भाग जब किल्ले निकलना शुरू होते हैं उस समय आप खेत में डाल दीजिए। दूसरा भाग बचा हुआ जो अंतिम भाग है वो जैसे ही बरसात का सीजन आता है उसके पहले खेत में डालने की संस्तुति की गई है। लेकिन ध्यान रहे कि फास्फोरस और पोटेशियम आप बुआई के समय ही तुरंत उसी में कोड़ में डाल दीजिए। गन्ना एक लंबी अवधि वाली फसल है। शरद ऋतु में इसकी बढ़वार देरी से होती है, इसलिए आप इस फसल के बीच में लहसुन, चना, मसूर, राजमा, आलू गोभी, मटर आदि फसलों को अंतर्वर्तीय फसल के रूप में लेकर अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। तो इन विधियों से अगर आप बुआई करते हैं, पोषक तत्वों का प्रबंधन करते हैं तो निसंकोच आपका गन्ने का अंकुरण अच्छा होगा, उसमें ब्यात निकलेंगे, अच्छे किल्ले निकलेंगे और चीनी परता भी अच्छी होगी, आपकी पैदावार अच्छी होगी और आपका जो है आमदनी बढ़ेगा। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां। कहीं नहीं जाइएगा, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह कुछ इस प्रकार है। मौसम विज्ञान विभाग भारत सरकार और बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची के द्वारा भेजे गए मौसम रिपोर्ट के अनुसार रांची और इसके आसपास के इलाकों में रहने वाले किसानों को सलाह दी जाती है कि मौसम पूर्वानुमान की अवधि में हल्के बादल छाए रहेंगे। इस दौरान आगामी दिनों में कहीं कहीं जगहों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। मौसम के मिजाज को देखते हुए किसानों को सलाह है कि धान फसल की समुचित देखरेख करें, क्योंकि ऐसे मौसम में फसल में विभिन्न कीटों एवं रोगों के आक्रमण की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। फसल में दानेदार कीटनाशी दवा कार्टफ हाइड्रोक्लोराइड 4G 10 से 12 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करें। असीमित सिंचाई की सुविधा रहने पर आलू, हरा मटर या विभिन्न सब्जियां जैसे फूल गोभी, बंद गोभी, फ्रेंच बीन, टमाटर, प्याज आदि के साथ साथ मसाला वाले फसलों जैसे धनिया, अजवाइन, सौंफ, मेथी आदि की भी खेती कर सकते हैं। रबी फसल की समय पर बुआई के लिए खेती की तैयारी करें। जिन किसान भाइयों के पास विभिन्न सब्जियों जैसे टमाटर, फूल गोभी, बंद गोभी आदि का बिचड़ा तैयार हो, वे इसकी रोपाई मेड़ बनाकर करें। जो किसान जाड़े की सब्जियां जैसे फूल गोभी, बंद गोभी, मिर्च, टमाटर आदि की खेती करना चाहते हैं, वे बीज स्थली में बीज को गिराएं। मवेशियों को हरे चारे के लिए इस समय किसान भाई जय की किस्म, केंट UPO, मक्का की किस्म मक्का 212, OS 6, RO 19, बरसीम की किस्म, वरदान, बुंदेल, रिस्का की किस्म, आनंद 2, आनंद, लूसर्न इत्यादि में से किसी एक की बुआई करें। जिस किसान के पास सिंचाई की समुचित व्यवस्था हो तथा आलू की खेती करना चाहते हैं, वे जल्द से जल्द खेती की तैयारी करें और इसकी अनुशंसित किस्म कुफरी अशोका, कुफरी पुखराज, कुफरी चंद्रमुखी में से किसी एक किस्म को ही लगाएं। जो किसान इस समय हरा मटर की खेती करना चाहते हैं, वे इसकी अनुशंसित किस्म आरकेल की बुआई करें। इस समय धान की फसल पुष्पम अवस्था में है और इसी अवस्था में गंधीबग कीट के आक्रमण की संभावना रहती है, जो फूलों के रस को चूस लेता है, जिससे दाने नहीं बन पाते हैं। इसलिए किसान भाई निरंतर अपने फसल की देखभाल करें तथा इन कीटों का आक्रमण होने पर कीटनाशी दवा क्लोरपाइरिफास या मिथाइल पाराथियान धूल का छिड़काव 10 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से साफ मौसम देखते हुए करें। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान।
अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम मेघिया, जिला पूर्वी सिंहभूमि के कृषक परसोत्तम मुंडा ने। आप सोयाबीन की फसल में भुआ पिल्लू की रोकथाम के बारे में जानकारी चाहते हैं तो परसोत्तम मुंडा जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। किसान भाइयों नमस्कार, मैं आप सभी को आज सोयाबीन में लगने वाले प्रमुख कीटों के बारे में जानकारी दूंगी। सोयाबीन के प्रमुख कीटों में से एक है बिहार हैरी कैटरपिलर। इस कीट की जो मादा वयस्क होती है वो क्या करती है कि पौधे के पत्ते के निचली हिस्से में अंडे देती है और ये झुंड में अंडे देती है। जब अंडा फूटता है तो ये मास में रहते हैं, एक साथ बहुत सारा अंडा दिखाई देता है पौधे के निचले हिस्से पर। बाद में यह अंडा फूटकर लार्वा बनता है और ये लार्वा फिर अलग अलग दिशा में मूव करते हैं। बिहार हेरी कैटरपिलर प्रारंभिक अवस्था में इल्लियां समूह में पत्तियों के नीचे रहकर और बाद में संपूर्ण फसल पर बिखरकर पत्तियों को खाकर क्षतिग्रस्त करती हैं। पूर्ण विकसित इल्ली पीलापन लिए हुए नारंगी व गहरे भूरे रंग की धारी युक्त होती है तथा शरीर पर नारंगी या भूरे रंग के बाल पाए जाते हैं। तो जो पहले का फेज है उसे हम लोग ग्रीगेरियस फेज कहते हैं और जो बाद का फेज है उसे हम लोग सॉलिटरी फेज कहते हैं। तो जब अंडा फूटता है उसी समय इसे कंट्रोल करना थोड़ा आसान होता है, क्योंकि जब ये वयस्क हो जाता है तो इसका जो हेयर रहता है बॉडी का वो कड़ा हो जाता है, जिससे कि जो भी कीटनाशी होता है उसका असर उसकी त्वचा तक नहीं पहुंच पाता है। इसलिए शुरू की अवस्था में ही इसे कंट्रोल करना बेहतर होता है। इसके लिए कीटनाशी का छिड़काव करें, जैसे कि क्लोरेंट्रा नीलीप्रोल 18.5 SC का 150 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से 400 से 500 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। इसके अलावा क्लोरपायरिफॉस 1.5 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से 400 से 500 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512 और साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921663 पर सोमवार से लेकर शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। और अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर होगी मुलाकात कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।